हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को अपना पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य, सब पर ध्यान दीजिए। नया साम्राज्य है और ये क्या है, नया राज्य। ठीक, इनको देखेंगे। कहानी जैसे आपको पता है कि जब भी कोई हम चैप्टर आपका प्रारंभ करते हैं तो किसी न किसी छोटी सी कहानी को रिलेट कर कर हम लोग आपका पढ़ते हैं, ताकि चैप्टर हमारा पूरा समझ आ जाए। एक एक स्टेप को हम लोग बहुत अच्छे से आपका समझ सकें, उसको पढ़ सकें, सारे पहलू हमारे पास रहें, इसीलिए हम ऐसा देखते हैं। देखिए, अरविंद राजा बना। अब एक लड़का है अरविंद, आपकी तरह क्लास में पढ़ता है और वो क्या बना, राजा बना। तो राजा कहाँ बना होगा वो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं सर वो नाटकीय रूप में आपका राजा बना होगा। तो कह रहे अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लपेटकर तलवार के शान को पकड़कर चमकाएगा। जो जरा सोचिए उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसने बताया गया कि वह बैठकर वीणा बजानी होगी और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, अरविंद सोचने लगा। अब देखिए, उसके मन में तो ये ख्याल था कि अब राजा बन गया अरविंद तो आपके नाटक में मूंछों पर ताप देगा। ताप का मतलब होता है मूंछों को इस तरह से करना। ठीक, वो ताप देगा, आराम से बैठेगा, हाथ में चमचमाती आपकी तलवार होगी। अब तो कोई टेंशन की बात ऐसी है ही नहीं। लेकिन जैसा सोचा था कुछ अलग हो गया। अलग होने का सेंस ये है कि अब राजा की भूमिका थोड़ी सी इसमें आपका डिफरेंट थी। ये काम तो करने ही थे, लेकिन साथ में क्या था, एक उसको ऐसा आपका राजा की छवि का आपका रोल निभाना था जो कविता का पाठ करता हो, वीणा बजाता हो, इस तरह का कुछ आपका कवि था। इस तरह का राजा बनना था जिसमें राजा के साथ साथ एक संगीतज्ञ की भी क्वालिटी मौजूद थी। अब अरविंद सोचने लगा, भाई ये राजा कैसा बन गया। मैं जिस राजा की अपनी कल्पना कर रहा था ये उस कल्पना से परे है। परे का मतलब अलग है। उसने कुछ और सोचा था और करेक्टर कुछ और निकला। ठीक, देखिए इसमें, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या बताती हैं प्रस्तुतियां, प्रशस्तियां। क्या होती है प्रशस्तियां? देखिए, आप समझिए, किसी राजा के बारे में उल्लेखित वर्णन की जो हमको कुछ अभिलेख तामपत्र मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्रशस्तियां। प्रशस्ति का सिंपल मतलब है किसी के विषय में एक्सप्लेन करने। क्लियर है, ये हमको ध्यान देना है। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसकी भूमिका अदा कर रहा था? राजा समुद्रगुप्त की। बड़े ही महत्वपूर्ण शासक है जिसने दक्षिणापथ के 7 शासकों को हराया था। उसका नाम था समुद्रगुप्त और बड़ा प्रसिद्ध और वैभवशाली शासक है। कौन? आपका समुद्रगुप्त, जिसके बारे में ये कुछ रोल निभा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक अभिलेख से पता चलता है। यानी कि अशोक ने इलाहाबाद का एक क्या बनवाया था? स्तंभ अभिलेख बनवाया था। स्तंभ का मतलब होता है लोहे की लाट जैसा था, उस पर लिखा हुआ था और उसी के बारे में, उसी पर लिखा था किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। कह रहे हैं कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार कवि व मंत्री, दरबार के कवि भी थे और मंत्री थे, नाम था हरिसेन, एक काव्य के रूप में की गई है। कैसे बताया है? एक कवि के रूप में। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। क्या मतलब है? प्रशंसा। अब प्रशंसा है तो जाहिर सी बात है इसमें राजा का कुछ अच्छा ही लिखा होगा। निगेटिव एक्सेप्ट तो कहीं दिखाएंगे, जो है इसमें पॉजिटिव रोल ही इसका दिखाया जाएगा। क्लियर है? और राजा की प्रशंसा की बात की जाएगी। कह रहे कि प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की
प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश के शासक श्री गौतमी सातकर्णी के विषय में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि गौतमी सातकर्णी जो थे वो आपके ब्राह्मण थे, ना कि क्षत्रिय थे। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। यानी कि प्रशस्तियां पहले लिखी जाती थी, ये सच था, लेकिन उनका इतना बड़ा महत्व जो था इसमें नहीं था। अब क्या हो गया है, अब उनका महत्व और भी बढ़ चुका है, और महत्व बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब ये प्रशस्तियां और ज्यादा आपका लिखे जाने लगी हैं। अब लिखे जाने लगी हैं तो चीजों में अंतर भी आएगा, उनको देखते हैं क्या अंतर है। देख लिया आपने, तो ये मतलब था आपका प्रशस्तियों का और समुद्रगुप्त के विषय में। तो समुद्रगुप्त कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, गुप्त वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। चलिए देखिए पहले इसको, कुछ और ऐसा है जो इसमें आप पूछना चाहते हैं, देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा देख लें आप। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की, एक योद्धा, युद्ध जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्तियां में हमें लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं, यह वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है कि जैसे हमें वाक्य लिखे हैं, इन सारे वाक्यों का जो एक अंश रूप है वो हमें इसमें दिखाया गया है। क्या लिखा है, युद्धों की जीत के विषय में, राजा के विद्वान होने के विषय में, क्या है इसमें प्रशस्ति के बारे में बताया है कि कैसे राजाओं के युद्ध के बारे में, उनकी विजय गाथाओं के बारे में, वो अच्छे कवि हैं क्या हैं, उनके विषय में सारी उत्कृष्ट चीजों को इसमें देकर एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा कुछ लिखा था समुद्रगुप्त की जो आपकी प्रशस्ति थी उसकी प्रशंसा में लिखा गया था। और आपने पढ़ा उसके दरबारी कवि और मंत्री का नाम है हर्षसेन, उसने आपका लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कक्षा अध्यापक की प्रशस्तियां लिखें तो कैसे लिखेंगे, चलिए कौन बच्चा लिख के दिखाएगा, बताइए बच्चों। चलिए योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कठोर हो, कुल्हाड़ियों, तीर, भाले, छेदों, तलवार, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार लगने के घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। अब देखिए, ये युद्ध गाथा का वर्णन कर रहा है समुद्रगुप्त की, कि कितने हथौड़, आपके कितने तीर, कितने भाले, कितना कुछ लगा है। लेकिन कितना कुछ लगने के बावजूद भी आप देखोगे उसका शरीर फिर भी सुंदर दिखाई देता है। किसका सुंदर दिखाई देता है, आपको क्लियर हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी तो समुद्रगुप्त का। तो ऐसी प्रशस्तियां लिखी हैं उनके विषय में। अब देखिए, अगर तुम मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 पर गौर करके देखोगे तो आप पाओगे कि तुम्हें क्षेत्रों को हरे रंग से रंगाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिले हैं। कैसे मिले हैं कुछ क्षेत्र, बैंगनी और आपका नीले रंग के। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है कि हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं, उन नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। आप सोच के देखिए, मैंने कहा था ना कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, आर्यव्रत के ऐसे क्षेत्र थे जिनने उन्हें 9 शासकों को हराया था। ये बहुत बड़ी बात है कि आर्यव्रत के 9 शासकों को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिलाना उस समय में बहुत बड़ी बात थी। और कहते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस तरह से स्थापत्य कला, साहित्य कला और मूर्ति में आप देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और वैष्णव और शैव धर्म का जो प्रचलन है, ये वही युग है जिसमें चलेगा।
कुषाण आप देखेंगे, जो कुषाण है वो आपका बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे ब्राह्मण होने के बाद भी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका शैव और वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा आपका बढ़ावा मिलेगा। अब कह रहे इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानी देखने के लिए मानचित्र लाल बिंदु से हैं। इन सबको हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। आप देखिए, मैंने कहा था ना कि इन्हें दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया था। ठीक, कितनी बड़ी बात है। ठीक, समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की उन्हें अनुमति दे दी। हराने के बाद उनका शासन उनको सौंप दिया और कह दिया कि दक्षिण पथ के जितने राजा हैं, मैं आपको हरा दिया हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना साम्राज्य वापस ले लीजिए और अपना शासन चलाइए। ये विशेषता थी किसकी? समुद्रगुप्त की। आप देख सकते हैं पड़ोसी देश का आंतरिक घोर बैंगनी रंग से रंगा है। आप असम, तटीय नेपाल, तटीय बांग्लादेश, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के कई गण संघ आते हैं। ये समुद्र के लिए उपहार लाते हैं, समुद्रगुप्त के लिए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगाया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक शासक थे। इन्हें श्रीलंका के शासक थे। इन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों के विवाह किया। मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद, कपरानाम, उज्जैन ढूंढो। ये गुप्त शासकों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कैसे थे? गुप्त शासकों के आपका महत्वपूर्ण केंद्र आपको दिखाई देंगे। ठीक, कह रहे आर्यव्रत तथा दक्षिण पथ के राज्यों के समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, कि जो आर्यव्रत के 9 शासक थे, दक्षिण पथ के 12 शासक थे, उन दोनों के बीच समुद्रगुप्त का कैसा दिखाई दे रहा है। आप इनको देखिए, पूरा मैप है, आप इसे एक बार गौर करके देख लीजिए, नहीं तो इसको 2 पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला जो आर्यव्रत वाला क्षेत्र है उसको देखिए, नीचे देखेंगे, मैं गोल करवाऊंगा और आपसे लिखवाऊंगा बच्चों और पूछवाऊंगा। जिस तरह से पहले मैंने मानचित्र में आपको सबसे बनवा दिया था ना, तो सबको पाल, चोल, चेर, पांड्य, कुषाण, वरांगल सब आपको याद था, मदुरै वगैरह। तो इस बार भी मैं ऐसे ही कुछ कराने वाला हूं। ठीक, देखिए सबसे आर्यव्रत के क्षेत्रों को देख लिया। अब थोड़ा सा नीचे देखिए, दक्षिणापथ वाले। चलिए, सातवाहन, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य और ये ब्लैक जो आपका रेड पॉइंट है इनको देखिए। महाबलीपुरम, अरेकमेडु आपका बंदरगाह है, मदुरै देखिए। ठीक है, कांचीपुरम देखिए। और आपको देखिए ये 3 कलर दिखाएंगे उन्हें में आर्यव्रत वाले। ये है कौन सा क्षेत्र है? आर्यव्रत। ये वाला जहां कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग लिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? आर्यव्रत वाला क्षेत्र है। ठीक, और ये बीच वाला जो है ये बाहरी क्षेत्र है, और जो उस तरह से दिखाया गया है वो आंतरिक क्षेत्र है। देखिए इनको, चलिए देख लिया। अब आप सबसे पहले सभी बच्चे जैसा भी है एक उल्टा पुल्टा भारत का मैप बनाइए, जैसा भी आपसे बनता है। फिर उसके बाद आप इनको फिलिंग करिए। चलिए, कौन बच्चा बनाएगा सबसे पहले? कौन सा स्कूल बनाने वाला है? जेएससी बड़कोट, जेएससी कोटकंडारा, जीआईसी ऋषिकेश, जीजीआईसी ऋषिकेश। चलिए, बहुत बढ़िया। बेसिकली मैं आपको फिलिंग कराना चाह रहा हूं कि कहां पर कौन सा क्षेत्र है। जैसा हमने आपका पिछले चैप्टर में आपका फिल किया था, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आपका करेंगे। देखिए इसको जल्दी करें। चलिए, थोड़ी बात करते हैं वंशावली पर। वंशावली मतलब वंश की पूरी जानकारी की, कौन राजा था, उनसे पहले कौन शासक था, कौन उनके पुत्र थे, इनके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी वंशावली बोलते हैं। देखिए, अधिकांश परिस्थितियां क्या कह रहे हैं, अधिकांश परिस्थितियां शासकों के पूर्वज के बारे में बताती हैं। यानी जो शासक हैं
उनके पूर्वजों के बारे में हमको बताती है। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी के दादा के दादा, प्रपितामह, पितामह यानी के परदादा, परदादा मतलब उनके पिताजी के भी दादा हो गए ये वाले, ये उनके पितामह मतलब उनके परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 और छठी पीढ़ी में खुद, तो लगभग 5-6 पीढ़ियों की जानकारी मिल जाती है। उनकी मां कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी। अब आप देखेंगे लक्ष्मीगढ़ से बौद्ध और जैन में से किसकी माता लक्ष्मीगढ़ से थी? अब मुझे बताइए कि बौद्ध और जैन में से किसकी माता लक्ष्मीगढ़ से थी? सोच कर देखिए। ठीक। और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। क्वेश्चन बनता है कि किसने इतिहास में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त, जिसने क्या की थी? सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ये बहुत बड़ी बात थी। और आप देखेंगे कि इस समय में बड़ी बड़ी भरकम जो नाम वाली उपाधियां हैं वो राजा ले रहे हैं और अपने नाम के साथ आपका सुशोभित करते हैं। ठीक है। जिस तरह से पहले राजा एकराट, महाराज, सम्राट जैसी उपाधि ले रहे थे, अब क्या ली गई है? महाराजा धीराज। ठीक। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा ने महाराजा के रूप में उल्लेख है। इसी से यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ गया होगा। अब इनके दादा वाला ने क्या ली थी? महाराजा की। और महाराजा के बाद फिर उनके पिताजी ने क्या ले ली? महाधिराज। तो इसी से पता लग रहा है कि जो इनका वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा का जो महत्व है वो आपका निरंतर बढ़ रहा है। ठीक। देख लीजिए। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। कह रहे जो उपाधि मिली है इनको इनके महत्व के हिसाब से आपको सजाना है। जैसे राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, तो बिल्कुल सही क्रम में है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले राजा, राय से बड़े महाराजा, महाराजा से अधिराजा और अधिराज से महाराजा। ठीक। अब देखिए, चलिए, तो जितना हमने पढ़ा है अभी तक, इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझ नहीं आया हो, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें अनेक शासकों के बाद, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, उनके पूर्वजों की सूची से भी क्या होते हैं हमें जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है कि उनमें पश्चिम भारत सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इसमें कुछ और शासकों के बारे में भी जानकारी हमें अध्याय 11 में आपका देखने के लिए मिलती है। ठीक। तो इसके विषय में भी आप देख सकते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो उससे आगे पढ़ने से पहले एक बार वापस से इस मैप को देखिए और इस मैप पर थोड़ा सा बात कीजिए कि जो आंध्र सातवाहन वंश था वो कहाँ है। और ये हैं आर्यव्रत के राज्य, ये आंतरिक राज्य हैं। थानेश्वर के विषय में पता होगा, ये कन्नौज की कैपिटल रही है। और जो आपका त्रिसंग मैंने बताया था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रों के बीच कन्नौज की राजधानी थानेश्वर और कन्नौज को लेकर बड़ा लंबा युद्ध चला। देख लिया? चलिए, तो एक बार पीछे देख लीजिए, कुछ पूछना हो। अब देखिए, मैं पीछे इसलिए लेके आया कि आपने, जब हम सबसे पहले आगे बढ़ रहे थे, तो जो हमारा बच्चा था, जो आपका राजा का रोल आपका प्ले कर रहा था, तो उसे वीणा बजानी भी थी। तो समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो शासक होने के साथ वीणा बजाता था और कविता लिखता था।
तो बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। देखिए 2 सिक्के मिले हैं, गुप्त काल के हैं, और जिसमें समुद्रगुप्त को आपका बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, आपका बीड़ा बजा रहा है। देखिए चलो आगे बढ़ जाएं। ये देखिए बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक, प्रशस्तियां क्या थी और अरविंद राजा की भूमिका किसके निभाने वाला था, समुद्रगुप्त की। तो ये सारी जानकारियां हमने इस चैप्टर के अंतर्गत देख ली हैं, इनको पढ़ लिया है, विचार कर लिया। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो एक बार मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर हम धीरे धीरे आगे इस क्रम में बढ़ जाते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा जो बात करने वाले हैं वह है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब देखिए, जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में जानकारी उनके जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, जिसने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उसके दरबार में कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवन हरचरित लिखी। उसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हैं, उसके राजा बनने का तक का वर्णन है, तथा चीनी यात्री शेयांग, जिसके विषय में आप कल पढ़ रहे थे, कहां गया था, भारत से बंगाल गया, बंगाल से कहां गया, मलाया प्रायद्वीप, और मलाया से कहां गया था, सुमात्रा होते हुए चाइना, के बारे में 9 में पढ़ा। काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहा। अब आप सोचिए, जिसके बारे में आप कल पढ़ रहे थे, जिसने बहुत साहित्य को ले आकर पूरा जमावड़ा किया। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये भी संरक्षण इतना नहीं दे रहे, लेकिन बहुत इस समय चल रहा है। तो क्या हुआ कि जितना भी वो कहाँ रहा, इसके दरबार में रहा। देखिए प्राचीन समय में एक सभ्यता थी, कोई भी विद्वान किसी भी क्षेत्र किसी भी राजा का था, अगर वो किसी के क्षेत्र में पहुंचता था तो उसकी विद्वानता के लिए सब राजा उसका सम्मान करते थे, चाहे वो विद्वान आपके शत्रु ही आपका प्रदेश का क्यों ना हो। ठीक, सब उसका विद्वान करते, या कोई आपका भ्रमण करने आया है तो भी उसका उसी तरह से आदर किया जाता था जिस तरह से अपने अतिथि का करते हैं। तो क्या हुआ, जो ये आपका यात्री आया था, चीनी यात्री, इसको कहाँ रहा है, हर्ष के दरबार में आपका रहा, और काफी लंबे समय तक रहा। उसने जो कुछ वहां देखा उसका विवरण क्या किया, उसका लिखा कि उसने क्या देखा, कैसे शासन काल है, क्या कुछ चल रहा है। हर्ष ने अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, हर्ष क्या था, अपने पुत्र का, जो अपने पिता उसका बड़ा बेटा नहीं था, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर का राजा बना। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु के बाद उसके जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या होता है, हर्षवर्धन थानेश्वर, थानेश्वर पता है कन्नौज की कैपिटल है थानेश्वर, उसका क्या बनता है, शासक। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासकों ने मार डाला, किन्हें मार डाला, कन्नौज के से। अब बंगाल में कौन है, तो बंगाल में इस समय पाल शासन कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था मानचित्र बनाइए और देखिए बंगाल में कौन शासन कर रहे हैं, पाल वंश के शासक शासन कर रहे हैं। और उन्होंने किसे मार दिया है, थानेश्वर के राजा के बहनोई को, कौन है, जो आपके कन्नौज के शासक, उसको मार दिया है। अब क्या करेगा हर्षवर्धन, थानेश्वर के शासक कन्नौज पर विराज करेगा। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया, मगध तथा संभावित बंगाल को जीतकर उसने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगह उसे नहीं मिली। अब जैसे ही उसके बहनोई को मार देते हैं पाल वंश के शासक, अब उन्होंने अपने बंगाल की तरफ कूच कर लिया, उसने मगध को हराया। इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य मगध, जिससे देखकर अलेक्जेंडर हार गया था, हर्षवर्धन ने उसको जीता, बंगाल को पूरा रोन डाला और पूरा क्या कर लिया, बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक, और कहते हैं कि इतनी बड़ी उसे विजेता कहीं नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उसे रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय जो था, चालुक्य नरेश थे, बड़ा ही शक्तिशाली और वैभव वाला व्यक्ति माना जाता था पुलकित को, और अपने प्रताप के लिए बड़ा फेमस था। ठीक, और बड़ा ही अच्छा उनका प्रतापी देखा था। चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को
यहीं तक करते हैं। कल जो है इससे आगे बात करेंगे और पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों के विषय में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसी तरह से हम पूरी हिस्ट्री का एक पार्ट को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।